टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट अ पॉइंट पी, टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब at the point P, at the point P intersect the curve again, intersect the curve again at Q, intersect the curve again at Q, then find, ये रेशियो फाइंड आउट करने, स्लोप ऑफ OP upon slope of OQ, where O is point of intersection, where O is point of intersection of x axis and y axis. Point of intersection of x axis and y axis. That's wrong. वन और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, कर्व को फिर से मिल रहा है किसी पॉइंट किस पे, क्यू पे। तो इस तरह के सिचुएशन आपको एओडी में थ्रू आउट देखने को मिलेंगे, समझ में आएगा। जैसे 2 डिग्री कर्व वगैरह रहता था तो एक पॉइंट पे टेंजेंट, तो वैसा कभी फील नहीं आता था कि दूसरी जगह क्या काट रहा है, सर्कल है तो कहीं दिखता नहीं था, समझ में आएगा। बट कैलकुलस में ये सब ऑब्वियस है, मतलब कि एक पॉइंट का टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट का टेंजेंट जो होगा वो दूसरे पॉइंट पे भी हो सकता हो कि टच कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट का टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल हो। और एक लाइन तुम लोगों ने लिखा ही है क्या, कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, वही लाइन नॉर्मल टू द सेम कर्व, समझ में आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि कभी इस तरह की लाइन आए आपकी मुँह खुला रह जाए और मक्खी अंदर घुस जाए, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बताया नहीं कभी। तो हम लोग बोले कि मान लो कि इस तरह का कोई कर्व है एंड देयर इज दिस टेंजेंट एट सम पॉइंट P which is meeting the curve again at Q। तो वन ऑफ द थिंग विच वी कैन से है कि अगर इस पॉइंट को अगर मैं x1 y1 मानूँ और इसको x2 y2 मानूँ तो इस लाइन का स्लोप हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो चाहो तो पेंसिल से लिख लो, एक मार्कर से लिख लो। dy बाई डी एक्स एट x1 y1 स्लोप इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ये समझ में आता है क्या? तो हम लोग बोलेंगे कि टेंजेंट एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट अ सम पॉइंट। तो हम लोग बोले इस तरह का केस हो सकता है। कोई बोले कि नहीं सर टेंजेंट है एक जगह और दूसरी जगह भी टेंजेंट है, टच ही कर रहा है उसी कर्व पे। तो अगर एक जगह टेंजेंट है और दूसरी जगह भी टेंजेंट है, मान लो इस तरह का कोई कर्व है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब इसी लाइन का स्लोप जो है हम तीन तरीके से लिख सकते हैं।
पेन पेंसिल मार्कर नहीं, एक तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 नहीं इक्वल्स dy बाई डी एक्स एट x2 y2 एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देख लो, और एक अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि टेंजेंट है एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं नहीं कि एक x1 y1 पॉइंट हो गया P और ये Q x2 y2। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप है तीन तरीके से लिख सकते हो। कैसे? एक तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट वर्ट x2 y2, और फिर से वही 2 पॉइंट फॉर्म से क्या y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा चाहिए होता है, और जो कर पाते हैं फिर वो निकाल लेते हैं सवाल। जैसे ये तो बिल्कुल टुच्चा सा है। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं क्या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए कर चुके हैं ना, कि जब ऐसा कर्व है तो हम लोग पैरामीट्रिकली ले सकते हैं कैसे t² कॉमा t³ तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हो गए, तो t1² कॉमा t1³ p वाला मान लिया, और q वाला जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया t2² कॉमा क्या t2³। सही है क्या? तो टेंजेंट एट अ पॉइंट p, तो t² कॉमा t³ मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करो तो 3t² अपॉन क्या आएगा 2t, मतलब क्या आएगा 3 अपॉन 2t1। t इक्वल टू t1 पे निकालना है ना, तो कितना आएगा 3 अपॉन 2t1, और अगर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे तो t2³ माइनस t1³ दैट इज t2³ माइनस t1³ हैज 2 फैक्टर्स राइट। एक तो कौन सा फैक्टर होगा t2 माइनस t1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा t2² प्लस t1 t2 प्लस t1², और इधर घटाओगे तो t2² माइनस t1², तो उसमें भी दो फैक्टर, एक t2 माइनस t1 और एक t2 प्लस t1। ऊपर दिख रहे हैं कि t2 माइनस t1 है और नीचे भी क्या दिख रहा है t2 माइनस t1 है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। अब दिख रहा है, अब कैसे दिख रहा है, कट गया ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अब ये एक्सप्रेशन आ गया, सबको क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ। अब क्रॉस सही है, थैंक यू। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t1 इंटू t1 कितना हो गया 3t1², और इधर से एक 2 और t1², 2t1², इधर लाओगे तो क्या बनेगा t1²। समझ में आ रहा है क्या? 3t1 इंटू t2 कितना हो गया 3t1 t2, और 2 टाइम्स ये तो कितना बचेगा इधर प्लस t1 t2, और एक टर्म आएगा इधर से माइनस 2t2²। सो दिस विल गिव यू 2 फैक्टर्स t1 माइनस t2 और इंटू t1 प्लस क्या आएगा 2t2। फर्स्ट फैक्टर इज अगेन नेग्लेक्टेड बिकॉज फिर से हम लोग बोलेंगे t1 और t2 सेम नहीं है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फैक्टर एक्सेप्टेबल है, कौन t1 प्लस 2t2 इक्वल टू 0। अगर स्लोप ऑफ OP की बात करोगे तो O एक्चुअली ओरिजिन है, ठीक है ना, पहचान पाएगी नहीं भगवान जाने। बाकी t1² कॉमा t1³ और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप t1 होगा, और इसका क्या होगा t2, यानी आपको आंसर किस वैल्यू को करना है t1 अपॉन t2। ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी 1, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे सेम, जबकि दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो यानी सिर्फ इससे आएगा, एंड द आंसर इज -2। इधर तो लिख लिया नहीं तीनों।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो अपन डील कर रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ठीक है, इस तरह का एक आर्टिकल हम लोग 11th में भी डील कर चुके हैं, बट उनमें कर्व की जगह शायद हम लोग बोल रहे दोनों क्या थे, सरकर्व। लेकिन मैंने डेफिनेशन जनरल वाला ही बताया था शायद, नहीं कि अगर दो कर्व के बीच में कभी एंगल निकालना हो एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आया कि एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग मान लो कि दो कर्व है, एक कर्व है C1 और एक का नाम है C2, और कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो हम लोग बोले एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it is same as the angle between the tangents at their point of intersection। यानी कि जो point of intersection है यहाँ पे जो tangents आएंगे, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ के जो tangents आएंगे इनके बीच का जो एंगल होगा that is called as angle between two curves, समझ में आएगा। अब ऐसा मार्क करने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यही एंगल होता है, भाई दो तरह के एंगल बनेंगे, नहीं दो लाइंस के बीच में हमेशा कितनी तरह के एंगल बनेंगे, दो, हमेशा, मतलब ऑब्वियस बात है जब 90 होगा तो एक ही तरह का बनेगा, नहीं उसके अलावा हर एक केस में हम लोग बोले दो तरह के, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, पाई मैक्सिमम। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला, और ऑब्ट्यूज निकालने के लिए ट्रिक क्या रखेंगे, सुनना ध्यान से, पाई माइनस थीटा, समझ में आएगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो, angle of intersection of two curves at their point of intersection, angle of intersection of two curves at their point of intersection, angle of intersection of two curves at their point of intersection is defined as, angle of intersection of two curves at their point of intersection is defined as the angle is defined as the angle between the tangents, is defined as at the point of intersection is defined as the angle between the tangents at the intersection point। मतलब दिस इज पॉसिबल कि दो कर्व जो हैं वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो अगर कोई बोलता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व, तो फिर आपको जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सब जगह एंगल की वैल्यू बतानी पड़ेगी, समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है कि हर एक जगह जो एंगल की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कैसे निकाल सकते हैं, पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं तो हम लोग कि या तो दो कर्व दिया हुआ है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अगर लग रहा है कि इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और नहीं निकल रहा है किसी भी सीन में, समझ में आएगा, तो फिर आपको x1 y1 मानना पड़ेगा और दोनों कर्व को x1 y1 से भी क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, और जो भी है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा फिर उसके बाद, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आएगा। फिर हमारा काम क्या होगा कि यू विल हैव टू फाइंड आउट dy by dx एट x1, y1 फॉर द कर्व नंबर 1, समझ में आ रहा है क्या, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, dy by dx फॉर कर्व नंबर 1 एट द पॉइंट x1, y1, लेट इट बी m1, and you will have to again calculate dy by dx for curve number 2 at the same point and let it be m2, समझ में आएगा। तो हम लोग कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ये कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर नहीं निकल रहा तो फिर से क्या बताया मैंने, x1 y1 दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, यानी कि यू हैव टू एक्स्ट्रा कंडीशंस, y इक्वल टू अभी से बात है fx1 और y इक्वल टू fx, मतलब जो भी f या g मान लो, y इक्वल टू क्या है gx2। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस तरीके से हमारे को m1 m2 निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं tan थीटा, और फिर क्या लगा देते हैं इधर मॉड कैसे लिखोगे आप, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मॉड के कारण हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, समझ में आ रहा है क्या। और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा।
हो गया। तो ये तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बोले दो कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक टर्म यूज हम लोग करते हैं क्या, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल वर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको आइडिया है कि एंगल कितना आना चाहिए। तो इसमें बस एक चीज का आप ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी बोल दिया कि दो कर्व हो सकता हो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल तभी कहेंगे जब दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे काटे एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे 90 डिग्री नहीं बना रहा है दोनों, तो इसका मतलब दोनों कर्व को आप ऑर्थोगोनल नहीं कहेंगे। तो लिख सकते हैं आप, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, two curves are said to be orthogonal if they intersect at 90 degree. Two curves are said to be orthogonal if they intersect at 90 degree at all their point of intersection. Intersect at 90 degree at all the points of intersection. That is m1 m2 equals -1 wherever they intersect. That is m1 m2 equal to -1 wherever they intersect, provided m1 and m2 are finite. ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से होमवर्क में